अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में 3 कार्गो शिप्स पर हमलों के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान एक नई जंग के आसार दिखाई दे रहे हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि वो ईरान में 80 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बना चुकी है। बिल्कुल इसी तरह का दावा IRGC भी कर रही है, जिनके मुताबिक वो गल्फ़ कंट्रीज़ में 85 से ज़ायद अमरीका के मिलिट्री अहदाफ को निशाना बना चुकी है। इस क्राइसिस के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी ख़त्म करने का ऐलान कर चुके हैं और ईरान पर तेल की तरसील की पाबंदियां भी बहाल कर दी गई हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो चुका है? इस पर हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल डेड तो नहीं, लेकिन एक फ्रोज़न एग्रीमेंट ज़रूर बन चुका है, क्योंकि अभी डिप्लोमेटिक चैनल्स भी ओपन हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुद भी ये कह रहे हैं कि सीज़ फायर तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन मुज़ाकरात ख़त्म नहीं हुए। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का भी इस पर जो मौक़िफ़ सामने आया वो ये है कि अमरीकी हमला, ईरान के तेल की फ़रोख्त पर पाबंदी की बहाली और लबनान में हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ इसराइल की जारी कार्रवाइयों के बायस जंग के ख़ात्मे से मुतल्लिक़ मफ़ाहमत के अहम और बुनियादी हिस्से गैर मौसर हो गए हैं। लेकिन ईरान की तरफ से सीज़ फायर या मुज़ाकरात के हवाले से ऑफिशियल बयान अभी भी नहीं दिया गया, जिससे यह तासुर पैदा होता है कि दोनों ममालिक फुल स्केल वॉर भी नहीं चाहते। लेकिन अगले कुछ घंटों में मामलात किस तरफ जाते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इस वक्त ईरान और अमेरिका दोनों एक दूसरे पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये क्राइसिस किस तरह जनरेट हुआ और इसके कितने संगीन असरात हो सकते हैं, इसी पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जावेद मलिक साहब मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं। दिफाई तजिया नगार एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब ज्वाइन कर रहे हैं और वाशिंगटन से सीनियर सहाफ़ी फैज़ रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। बहुत ही अनकन्वेंशनल चीज़ है कि एक MOU साइन हो जाए, उसके कुछ नकात पे इक्तफ़ा हो जाए और दोनों पार्टीज़ ये कहें कि अब इससे आगे बढ़ना है हमने, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन दोबारा से हम देख रहे हैं कि हमले शुरू हो जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ईरान को कैंसर कह के पुकार रहे हैं। ईरान ये कह रहा है कि 4 शिकों की खिलाफ वर्जी कर दी अमेरिका ने, और हमने देखा है कि तकरीबन 85 मुकामात को बहरीन में, कुवैत में ईरान ने टारगेट कर दिया है। तो हम यही समझें कि जो मुआहदा हुआ था, जो इनिशियल अरेंजमेंट हुआ था, वो नल एंड वॉइड हो चुका है इस पॉइंट पे। जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नल एंड वॉइड तो नहीं कहा जा सकता। डेफिनेटली एक बहुत अच्छी पेशरफ्त थी कि कोई पॉज आया जंग के दौरान, और इसमें जाहिर बात है पाकिस्तान ने भी एक सेंट्रल रोल प्ले किया। लेकिन देखें, MOU जो एक तो चीज एक ये आप समझे कि एक डॉक्यूमेंट है जो कि बाइंडिंग नहीं होता, और वो एक प्रॉपर पीस एग्रीमेंट नहीं कह सकते उसको। तो उसको एक पीस एग्रीमेंट की शक्ल जब तक नहीं दी जाती तो आप ये समझें कि दोनों पार्टीज में एक एलिमेंट ऑफ डिस्ट्रस्ट भी होगा, और कहीं ना कहीं कोई खलिश है, कहीं ना कहीं कोई एक रिजर्वेशन जरूर है कि जिसकी वजह से इसको उस डॉक्यूमेंट की शेप नहीं दी जा रही। मतलब जितने भी आपने देखे वाकयात और जितनी स्टेटमेंट्स आपने देखी इवन MOU से पहले भी, तो आप ये समझें कि एक दोनों पार्टीज में एक काफी डीप किस्म का एक डिस्ट्रस्ट पाया जाता है, और काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि रिजॉल्व नहीं हो सकी, या आप समझें कि जिनमें एक जब तक वो पूरी नहीं होती तब तक कोई पक्का मुआहदा भी नहीं हो सकता। और उसमें एक बहुत बड़ी चीज जो है वो लोग हैं जो कि स्पॉयलर्स हैं, या वो कंट्रीज हैं जो कि स्पॉयलर्स हैं। डेफिनेटली इसराइल का इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि जब तक उनकी जो एक ख्वाहिश है या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो वो चाहते थे वॉर के स्टार्ट में, वो अचीव नहीं होते तो उनको वो कामयाबी हासिल नहीं होती। और दूसरी चीज, मैं खुद भी अभी पिछले दिनों अमेरिका में था कोई 1 महीने के लिए, और मुझे मौका मिला कोई 8-10 स्टेट्स में जाने का और पाकिस्तानियों से भी और लोकल से भी मिलने का। तो आप समझें कि ये मैंने पहली दफा देखा है कि इतना ज्यादा एक क्वेश्चंस जो है वो उठाए जा रहे हैं ट्रंप पे, उसके MOU पे, उसके रीजन फॉर गोइंग टू द वॉर पे। और एक पहली दफा है कि ये देखने में आया है कि इसराइल के खिलाफ एक बहुत भारी मिकदार में आप कहें, या बहुत ज्यादा परसेंटेज ऑफ लोग जो हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये वॉर किसकी थी, हमारी थी, इसराइल की थी, और क्या हमने ऑब्जेक्टिव्स हासिल किए इसमें। सो आप समझ लें कि जो आने वाले इलेक्शंस है उसमें तो ट्रंप कोई मौजज़ा ही होगा तो वो जीतेंगे, अदरवाइज कुछ नजर नहीं आती चीज की। तो ये वो अवामिल हैं कि जो ट्रंप के बैगेज में इस वक्त मौजूद हैं और चाह रहे हैं कि किसी तरह इससे छुटकारा पाया जाए। उनको वो मौका नहीं मिल रहा, चाहे वो फीफा वर्ल्ड कप हो या कोई और हो। हालांकि ये बड़ी एक क्रेजी इस वक्त सिचुएशन उधर चल रही है अमेरिका में, लेकिन ट्रंप को इवन आपने अभी 250वीं जो सालगिरह उन्होंने मनाई,
बहुत धूम धड़के से मनाई, और आप कह लें कि प्रेसिडेंटेड था जिस तरह से उन्होंने फ्लाई पास्ट वगैरह कराया और इस तरह की जी। चीजें। मगर पब्लिक का जो तवज्जो है वो अभी तक ईरान वॉर पे है, और आप समझ लें कि इतनी जो है वो पॉपुलेशन की जो थी आवाजें, या उनका जो एक रिजर्वेशन थी वो वियतनाम वॉर में नहीं थी जितनी इस वक्त अच्छा। ईरान वॉर के बाद नजर आ रही है। ठीक। तो मैं समझता हूँ कि जब तक वो ऑब्जेक्टिव्स नहीं हासिल होते और ट्रम्प को वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, तो वो किसी ना किसी तरह से ये ठीक। चीजें होती रहेंगी। और लास्टली मैं ये कहूंगा कि देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मोज वाला जो इशू था वो कभी भी मौजूद नहीं था, लेकिन वो इस वॉर के बाद एकदम से सामने आ गया, और सही। उसी के ऊपर इस वक्त ज्यादा मसला चल रहा है, और लोग यही पूछ रहे हैं कि वो तो कभी भी एक मसला नहीं था, ठीक। और अब वो हो गया है बिकॉज ऑफ दिस वॉर। तो इट इज यू हु हैव टू बी ब्लेम्ड, नॉट सही। समबडी एल्स। और वो जो आप कह रहे हैं कि अब ये एक लायबिलिटी, एक बैगेज बन गया डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जो फ्रंट उन्होंने खोला, इस पे जावेद साहब, इज़न्ट दिस अ फॉली कि अगर हम ये अस्यूम कर लें कि लेस अस्यूम कि ये हमला जो है वो ईरान ने इनिशिएट कर दिया, अमेरिका ने नहीं किया, बट मेक मी अंडरस्टैंड एंड द व्यूअर्स एज वेल कि व्हाई वुड दे डू दिस, बिकॉज अगर उनको इतनी कंसेशंस मिली हैं जिसमें सैंक्शंस का हटाया जाना है, एसेट्स का अनफ्रीज किया जाना है, फिर वॉर जो थी उसको रोक दिया गया, तो ये तो विन विन सिचुएशन थी ईरान के लिए, तो फिर वो क्यों हॉस्टिलिटीज़ को रिज्यूम करेंगे? देखिए मुज़म्मिल भाई, आपको भी तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका और मेरा व्यू इस पे बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही है कि हम तो ये समझ रहे हैं कि ये जो MOU साइन किया गया है, आई मीन जो भी हमसे पहले हमारे दोस्त ने बात की वो सही है, लेकिन MOU तो साइन हो गया है ना। अब MOU बाइंडिंग है या नहीं बाइंडिंग, मेरी नज़र में तो मैं आपको कहूँगा वो बाइंडिंग है, बिकॉज प्रेसिडेंट ऑफ ईरान ने उस पर साइन किया है। अगर उन्होंने साइन किया है तो इसका मतलब है वो उसको अग्री करते हैं। इसी तरह अमेरिका के प्रेसिडेंट ने साइन किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया है, और ये ऐसे बैठे बैठे नहीं हुआ, 4 महीने के मुज़ाकरात हुए हैं, फील्ड मार्शल के 2 विजिट्स हैं, मोहसिन नकवी शायद कई दफ़ा गए होंगे, तमाम एक एक चीज़ों को थ्रेड बेयर डिस्कशन करने के बाद ये MOU तश्कील दिया गया। और ये MOU मेरी नज़र में एक रोड मैप था जो तयन कर रहा था कि ईरान जो है वो जंग का रास्ता छोड़ के इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाए। यानी उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनके अनफ्रीज हो रहे थे, वो एक वर्ल्ड कम्युनिटी का हिस्सा बनने का रास्ता उनको फराहम किया जा रहा था, वो अपने मुल्क की तामीर और तरक्की की तरफ फोकस कर सकते थे। इसको नज़रअंदाज करके आप अगर टारगेट करेंगे एक ऐसी शिप को जो कि सिविलियन शिप थी, यानी 5-6 दिन पहले जो पहला हमला हुआ, मुज़म्मिल आपको याद होगा कि वो तो एक सिविलियन शिप थी ना, उस पर तो कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस नहीं थी। अभी भी जो कल और आज जो टारगेट किया गया है उसमें से भी वो तमाम की तमाम शिप्स सऊदी अरेबिया की शिप फ्लैग कैरियर थी, थाईलैंड की फ्लैग कैरियर थी, और कतर की फ्लैग कैरियर थी। कतर वो मुल्क है जो कि मीडिएशन कर रहा है आपके लिए, यानी आप पाकिस्तान की मीडिएशन की जो तारीफ है वो दुनिया भर में हो रही है। फील्ड मार्शल की और प्राइम मिनिस्टर की काविशें जो हैं वो इसमें सिंसियरली डिटरमिन्ड एफर्ट्स किए उन्होंने, लेकिन कतर की भी बहुत अहम कंट्रीब्यूशन है। कतर तो एक पीस मेकर है, उसकी शिप को टारगेट किया, ये ईरान की तरफ से हुआ, यूएस ने तो नहीं किया ना इस पे हमला, पहला भी ईरान ने किया, फिर यूएस ने रिटेलिएट किया। नहीं तो जावेद साहब, व्हाट्स द रैशनैलिटी बिहाइंड दिस, क्योंकि ये तो फिर दिस इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अ डेथ विश। अगर वो ये सोचते हैं कि अब अगर मुआहदा भी उनकी मर्जी का हो गया, उसके बावजूद वो मिलिटरीली मजीद कॉर्नर करते रहेंगे, तो इसकी मंतिक फिर लॉजिक क्या है? अगर हम अस्यूम कर लें, वैसे मुझे नहीं मालूम कि ऑब्जेक्टिवली किसने हॉस्टिलिटीज़ का दोबारा आगाज़ किया, बट स्टिल इफ आई बाय योर आर्गूमेंट, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? No, Muzammil, I don't think it's my argument. I think ये तो एक fact है ना. You know that who the first ship was targeted by Iran. ये तो I don't think it's my opinion. ये तो documented है सब कुछ. Rationale क्या है? ये सवाल ऐसा है जो जितना आपको बैफल कर रहा है शायद उससे ज़्यादा मुझे बैफल कर रहा है। कि आपको अगर एक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का रास्ता मिल रहा है तो फिर आप कॉन्फ्रंटेशन की तरफ क्यों जा रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ एक ही इसकी असेसमेंट या एनालिसिस हो सकती है कि वहाँ पे जो पावर डायनामिक्स हैं उनमें कोई तफरीक है। हो सकता है कि जो प्रेसिडेंट और बशकियान हैं और जो कलब साफ हैं, जो पॉलिटिकल फेस ऑफ द गवर्नमेंट हैं, उनका नुक्ता नज़र हो सकता है, उनको प्रैग्मेटिस्ट कहते हैं कुछ लोग, और हो सकता है कि जो IRGC है क्या वो इस एग्रीमेंट को इससे एग्री ना करते हों शायद, या रिलक्टेंटली किया हो। लेकिन मुझे याद पड़ता है कि जब ये MOU हो रहा था तो उस वक्त भी ये कहा गया था कि जो इनके सुप्रीम रहनुमा हैं उन्होंने तौसीक की है उस MOU की, यानी उनकी अप्रूवल के बाद प्रेसिडेंट ने साइन किया है उसको। लेकिन अभी 4-5 दिन पहले हमने देखा कि कालिबाफ साहब एक इंटरव्यू दे रहे थे,
आपने भी देखा होगा, जी। और वो इंटरव्यू भी ऑफ एयर कर दिया गया। तो उससे भी ये जाहिर हुआ कि हो सकता है कि वहां की जो पावर डायनामिक्स हैं, यानी जो ओपिनियन IRGC रखती है, हो सकता है वो डिफरेंट ठीक है। हो सकता है वो कॉन्फ्रंटेशन में ही यकीन रखते हों, सही। और जो पॉलिटिकल फेस ऑफ गवर्नमेंट है वो शायद समझते हो कि हमें अमन की तरफ बढ़ना चाहिए। बहरहाल सीम्स लाइक देयर इज अ कंफ्यूजन विद इन द पावर स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं इसको ठीक है। यूं असेस कर सकता हूं, ऑब्वियसली आई डोंट हैव एनी नॉलेज ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन, बट इट इज अनफॉर्चुनेट कि सिविलियन टारगेट्स किए जा रहे हो, 80 हमले बहरीन पर। जी। I really don't know what to say on this. ठीक है, बिल्कुल ये आप कह रहे हैं कि एक पॉसिबिलिटी, एक इंटरनल डिवाइड भी हो सकती है जो ईरान के अंदर एग्जिस्ट करती है। फैज साहब, जो रैशनल की हम बात कर रहे थे, इस पे अब जो ईरान की तरफ से रिस्पांस आया वो ये कहते हैं कि आपने 4 शिकों की वायलेशन की है। पहली ये है कि जो हुर्मस पे हमारी अरेंजमेंट थी उसको आपने वायलेट किया। दूसरी ये है कि आप थ्रेटन कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, और अब से कुछ देर पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया है कि आज रात हमले हम कर सकते हैं ईरान पर। नेटो के चीफ भी कह रहे हैं कि इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू बॉम्बार्ड ईरान अगेन। साथ साथ वो ये कहते हैं कि आपने दोबारा से जो तेल की फ़रोख्त पर पाबंदी हटाई थी फिर से उसको रिज्यूम कर दिया। 21 अगस्त की बात की थी, अब कह रहे हैं 17 जुलाई के बाद आप तेल फ़रोख्त नहीं कर सकते। और द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, लेबनान पर जो बॉम्बिंग इसराइल की जारी है, तो अगर आप इतनी वायलेशंस करेंगे तो हमसे कुछ एक्सपेक्ट ना करें। हु स्टैंड्स इन द राइट फैक्शन? कौन ठीक खड़ा है और कौन गलत खड़ा है इस सारे इशू में? देखिए मुजम्मिल, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जावेद साहब और हमारे आमिर साहब को मेरी तरफ से सलाम, आपकी नाज़रीन समेत। देखिए ये तो जाहिर है कि आप बेसिकली विच साइड यू आर ऑन ऑफ द आर्गुमेंट, ये लोग अपने अपने तौर पर इसकी तशरीह भी तौज़ीह भी करेंगे कि हम कौन सही है कौन गलत है। लेकिन अगर आप इसको तो ऑब्जेक्टिवली देखें तो इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों ममालिक एक बहुत उनके दरमियान बहुत बड़ा तफावत, बहुत बड़ा बोध है। और शायद आपको याद हो, आप ही के शो पे और कई जगह दूसरी जगह पे मैंने ये कहा कि हम हमेशा इजराइल के स्पॉइलर होने की बात करते हैं, मैंने भी की है आपके शो पे। लेकिन एक बात ये भी कही थी कि असल खतरा जो है वो दोनों ममालिक के अंदर की जो लॉबीज हैं उनसे है इस MOU को। और आप ये देखिए कि इस वक्त जो यहाँ पर जो मसाइल हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के, वो सिर्फ ये नहीं है कि उनको ईरान की तरफ से कुछ इश्यूज हो रहे हैं या इजराइल उनको कुछ कह रहा है। बेसिकली नेतन्याहू को और इजराइल को तो उन्होंने हाथ पांव बांध के डाल दिया है, एंड इजराइल हैज बिकम एक्चुअली अ टोटली इररेलेवेंट प्लेयर राइट नाउ। मतलब ठीक है, लेबनान का एक मसला है, लेकिन जहां तक ईरान की हद तक है वो इजराइल को उन्होंने बिल्कुल साइड लाइन किया हुआ है ट्रंप ने, और यही उनका इम्तिहान था बहुत बड़ा। अच्छा, अब यहाँ देखिए डेमोक्रेटिक पार्टी समेत रिपब्लिकन पार्टी में, मीडिया में MOU के वो खिलाफ, लोग उसके खिलाफ कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी इसलिए कर रही है कि वो ज़ाहिर है दे वांट सम पॉइंट स्कोरिंग। अभी जो मिड टर्म्स हो रहे हैं इसकी वजह से वो चाहते हैं कि उनको भी जो है ना एक वो पशेमान किया जाए, उनको एम्बैरस किया जाए, उसकी वजह से शायद रिपब्लिकन पार्टी ये मिड टर्म इलेक्शन हार जाए। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि इस वक्त मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि जब अभी आयतुल्लाह खामनाई शहीद साहब का जनाजा अभी जारी है, अभी इराक में उनकी मैयत को ले जाया गया है, और अभी मामलात टेक्निकलिटीज पर डिस्कशन हो ही रही है, और आपने ऐसे जहाज़ों पर हमला कर दिया जो कि खुद आपके कतर एक डिस्पाइट जो भी उनके डिफरेंसेस हैं, उसका एक काफ़ी फेवरेबल व्यू है ईरान के लिए, और कतर ने कोशिश की है। और फिर सऊदी अरब ने ज़ाहिर है बहुत बेपनाह रेस्ट्रेन का मुजाहरा किया है, और मेरा ख्याल है कि उसमें पाकिस्तान का ज़ाहिर एक बहुत बड़ा दखल है। तो ऐसे मौके पर जबकि अभी जो है जनाजा भी पूरा ओवर नहीं हुआ, आपने ये टाइम चूज किया, तो इसमें यकीनन वही है जो वहाँ की जो हार्ड लाइनर्स हैं। देखिए इसमें एक नहीं, लेकिन फैसल, सॉरी टू कट यू हियर, लेकिन अगर लेट्स अस्यूम कि IRGC इज द स्पॉइलर और वो जो प्रैग्मेटिस्ट हैं ईरान के अंदर वो हॉक्स बन के उसको स्पॉइल करना चाह रहे हैं, बट अगर इतना कैपिटल ईरान में फ्लो कर सकता है तेल की फ़रोख से, इन्वेस्टमेंट से, सैंक्शंस के हटने से, एसेट्स के अनफ्रीज होने से, तो IRGC हैज़ अ मैसिव मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एज वेल। जो पैसा ईरान में आता है वो IRGC के पास भी आता है। वाई वुड दे वांट टू रॉब देयर ओन पॉकेट्स?
अच्छा क्वेश्चन है। और ये देखिए, अच्छा इसमें अगर आप पोस्ट एमओयू या बल्कि इवन ड्यूरिंग जबकि मामला चल रहे थे इस पूरे 100 दिन के दरमियान, तो देखिए दो एक डिफरेंट एक पैराडाइम वहां डेवलप हुआ, और वो था ईरान की हॉरिजॉन्टल वॉर। न सिर्फ ये कि उन्होंने अपने जो रीजन में, अब आप उसको ब्लैकमेल कह लें या उसको उनकी स्ट्रेटजी कह लें, बहरहाल लेकिन उन्होंने हॉरिजॉन्टल वॉर स्ट्रेटजी के तहत अपने तमाम नेबर्स को एक एक थ्रेट के हालत में रखा, नंबर वन। नंबर टू, एक बहुत जो इनके लिए अहम बात आई, और खुद रशिया के मेदवेदेव ने भी ये बात की कि असल न्यूक्लियर ऑप्शन तो उनका स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बन गया। अच्छा, इस वक्त खदशा सबसे बड़ा ये है ईरान को कि जो टाइम अमेरिका को मिल रहा है उसके जरिए वो कहीं हमारी जो भी थोड़ी बहुत हमको एडवांटेज हासिल हुआ है हुर्मुज पे, वो हमारा ज़ाय ना हो जाए। और आपने देखा है कि इससे पहले भी उन्होंने उस जो सिंगापुर के जो शिप को हिट किया था, वो दरअसल ओमान के साहिल से होता हुआ जा रहा था। लेकिन इनका ये ख्याल है, इनका ये जो ईरानी लीडरशिप है, जाहिर है इनका ये कहना है कि हमारी सॉवरेंटी पूरी स्ट्रेट पर है, अप टू द बॉर्डर्स ऑफ यूएई एंड ओमान, और हम वहां से किसी को गुजरने की इजाजत नहीं देंगे। तो ये सबसे बड़ा स्टिकिंग पॉइंट मेरा ख्याल है यही है कि इनके नजदीक अगर वो लेवरेज खत्म हो जाता है ईरान का हुर्मुज पे, तो एक बहुत बड़ा उनके लिए एक इंटरनल क्राइसिस भी है, और जाहिर है कि फिर वो उसमें वो अपनी एक वॉर स्ट्रेटजी में भी वो अपना एक हैंड अपना खोते हुए नजर आते हैं। तो ये मैं समझता हूँ सही पैरानोया आप कह रहे हैं कि रोल प्ले कर रहा है अपना, और टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। आमिर साहब, ये डोनाल्ड ट्रंप का जो इंटरव्यू है उसमें एक फ्रस्ट्रेशन वाजे है। वो ये कह रहे हैं कि इट्स अ कैंसर दैट हैज़ टू बी अपरूटेड। वो ये कह रहे हैं कि दे आर ईवल, जो लीडरशिप है ईरान की। वो साथ ये भी कहते हैं कि अब आप ये समझ लीजिए कि मैंने अपना मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करना, और ये भी कह दिया उन्होंने कि आज रात को बॉम्बिंग शुरू हो सकती है। सो मिलिटरली स्पीकिंग, जिस तरह से 85 मुकामात पे अली अल सालेम एयरबेस पे या फिर 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पे हमला किया ईरान ने, तो जो क्लेम्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के कि मिलिट्री तो हमने न्यूट्रलाइज कर दी है, इज़ दैट ट्रू एंड ऑब्जेक्टिव? और सेकेंडली, अगर ऐसा हो जाता है, इट वुड बी अ डिज़ास्टर फाइनेंशियली स्पीकिंग फॉर द ग्लोबल मार्केट्स, लेकिन मिलिट्री के एतबार से आपको लगता है कि ईरान में अब भी वो रेजिलियंस बाकी है कि वो पुश बैक दे सकेगा अस्करी फ्रंट के ऊपर अमेरिका को? जी बिल्कुल, देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है इस वक्त एक डायलेमा में है, और डायलेमा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत अरसा पहले से चाहते थे कि शायद इस वॉर में पॉज आए, ये वॉर ख़त्म हो, और उन्होंने बड़े वेज एंड मीन्स इसमें इस्तेमाल करने की कोशिश की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इजराइल का जो एक इन्फ्लुएंस है, जो ज़ायनिस्ट का इन्फ्लुएंस है अमेरिका में, वो बहुत है और अभी भी है, और मेरा नहीं ख्याल कि बहुत कम अरसे में वो ख़त्म होने वाला है। तो ये जो वॉर इतनी प्रोलॉन्ग हुई और जो इस लेवल तक पहुंच गई, और जिसकी वजह से जो अंदर की आवाज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा उठने शुरू हो गई, उसकी वजह यही थी कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स नहीं हासिल कर सके। और किसी हद तक डोनाल्ड ट्रंप को शुरू में ही पता चल गया था कि ये ऑब्जेक्टिव्स वो अपनी ये जो एक स्ट्रेटजी होती है शॉक एंड ऑ की, और ये गैंगस्टर मेंटेलिटी जो है, उससे नहीं हासिल कर सकेंगे। ट्रंप चाहते थे कि वॉर खत्म हो, लेकिन उनके बस में ये चीज़ नहीं है, और अभी भी जो वो कर रहे हैं उसमें काफ़ी सारा इन्फ्लुएंस इजराइलियों का ही है और ज़ायनिस्ट लॉबी का है, जो कि बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं। और यही वजह है कि ट्रंप इस डिलेमा में है कि इसको ख़त्म किया जाए। ख़त्म नहीं कर सक रहे, लेकिन इतना अरसा चलने के बाद जितने लॉसेस हो चुके हैं उनको, चाहे वो मटेरियल लॉसेस हैं, चाहे वो फाइनेंशियल लॉसेस हैं, और उनकी जो एक साख्त जो है वो मुतासर हुई है पूरे अमेरिका में, अब वो चाहते हैं कि किसी तरह से उसको रिपेयर किया जाए, और पीपल शुड नॉट फील दैट आई हैव चिकनड आउट। स्पेशली जो ये एमओयू की बात हो रही है, और जिस तरह से उनकी काफ़ी सारे क्लॉजेस पे उनको आवाम को भी, और जो उनके डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने काफ़ी सारा इसको पब्लिसाइज किया है, तो वो नहीं चाहते कि वो ही शुड गो डाउन एज अ प्रेसिडेंट हु हैज चिकनड आउट इन दिस वॉर एंड दे हैव लॉस्ट दिस वॉर। तो इसी वजह से बार बार ये कहते हैं कि जी हमने उनकी मिलिट्री खत्म कर दी है पूरी, हमने उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरा खत्म कर दिया है, जबकि ऐसा है नहीं। और दुनिया भी जानती है, अमेरिकन खुद जानते हैं कि अभी तक उनका मिसाइल प्रोग्राम, उनका ड्रोन प्रोग्राम, उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम ठीक है तबाह हुआ है, लेकिन उनकी वो जो है पूरी पैरालिसिस क्रिएट नहीं हुआ। उनके पास अभी तक ये चीज मौजूद है कि वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, जो कि वो करते रहे हैं।
और उसके लिए वो पिछले चार दिहाइयों से जहां अमेरिका और इजराइल तैयारियां कर रहे थे इनको ट्रैक करने की, वहां ईरान भी तैयारी कर रहा था। लेकिन आमिर साहब, मैं चाह रहा हूं कि एक चीज़ पे आप कमेंट कर दें जो फैज साहब ने बात की। इज़ इट पॉसिबल कि हॉर्मज़ के ऊपर ईरान अपना लेवरेज खो दे जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, या फिर वो पेनिट्रेट नहीं कर सकता अमेरिका वहाँ पे? जी, इसका यही है मुजम्मिल। देखें, जिस तरह आपने कहा ना कि ईरान के स्टेक्स बहुत इस वक्त हाई हैं कि वो पीस हो रीजन में, और उनकी जो इस वक्त इकोनॉमिक हालत है वो अगर उसको कंपेयर करें और हॉर्मज़ के खुलने और बंद होने को देखें, तो ईरान ये चाहेगा कि काफी हद तक पीस हो और उनकी वापस जो है एक रिकंस्ट्रक्शन हो, और जाहिर बात है जो एक इकोनॉमिक डिप्रेशन आया हुआ है उधर, उसको खत्म किया जा सके। उसके बदले में वो ये नहीं चाहेंगे कि मतलब हॉर्मज़ जो है वो बंद रहे और उसके ऊपर उसकी कंट्रोल की वजह से इजारादारी रहे। और दूसरी चीज ये कि देखें, हॉर्मज़ से जो शिप्स गुजर रही हैं उसमें सऊदीया का भी फ्लैग हो सकता है, कतर का भी हो सकता है, लेकिन हमें इंटेलिजेंस नहीं है कि उसमें क्या चीज थी। देखें, कहने वाले उसे फ्यूल या मतलब कार्गो शिप्स कहेंगे। इधर बैठ के हम ये फैसला नहीं कर सकते कि वो लेजिटिमेट उनका पैसेज था या नहीं था। वो मे बी कि उनको नॉलेज ज्यादा हो, ये नहीं वो करेंगे कि वो जाके उनको अटैक करना शुरू कर दें विदाउट एनी रीजन और राइम। नहीं, वो कहते हैं जो हॉर्मज़ की अरेंजमेंट थी आपने उसकी वायलेशन की है, इसीलिए हमने किया है। जी देखें, वो चार चीजें जो आपने बताई वो वायलेशंस भी तो चल रही है ना अमेरिकन की तरफ से, और वो किस स्टेज तक चल रही हैं। उसके अलावा एडिशनल ये चीज है कि उनकी फोर्सेस जो हैं वो बिल्डअप ज्यादा हो रही हैं अराउंड द मतलब ईरान, जितनी भी कंट्रीज हैं जो स्पाई मास्टर्स हैं वो ज्यादा आ रहे हैं ये बहरीन वाली साइड पे और यूएई वाली साइड्स पे, जो इजराइल की तरफ से भी आ रहे हैं और अमेरिका की तरफ से भी आ रहे हैं, और काफी सारे अवामिल जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। ईरान, मैं पर्सनली समझता हूं कि कभी ये इस बात पे नहीं अटैक करेगा कि जस्ट कि वो इजारादारी चाहता है और उस पे वो कॉम्प्रोमाइज करे कि अपनी स्टेबिलिटी को, अपने इकोनॉमिक जो वोज चल रहे हैं उनके और जिनको वो रिजॉल्व करना चाहते हैं। तो ये मतलब इट इज नॉट पॉसिबल। एंड लास्टली आई वुड से देखिए, जो एमओयू है एज अ नॉमेनक्लेचर, ये मैं या आपने फैसला नहीं करना कि ये बाइंडिंग है या नहीं बाइंडिंग। एज अ नॉमेनक्लेचर इट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज नॉट बाइंडिंग, इट हैज टू बी चेंज इनटू एग्रीमेंट टू बिकम बाइंडिंग। ठीक है, बिल्कुल ये, और वैसे भी इंटरनेशनल लॉ में इम्प्यूनिटी के साथ स्टेट्स एक्ट करती हैं, पता नहीं बाइंडिंग कुछ होता भी है या नहीं, बिकॉज अगर आईसीजे की भी बात करें तो वो भी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन या फिर कंसेंशुअल होती है। इस पे जावेद साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं ईरान के हवाले से कि अगर हम ये तसव्वुर कर लें कि ठीक है कि रैशनल रजीम है, वो कोई जो है वो मंतिक और दलील से अपना फ़ैसला नहीं करते, लेकिन तारीख़ ये बताती है कि काफ़ी प्रैग्मेटिक डिसीजन भी ईरान ले चुका है, और इट्स नॉट दैट दे आर 101% आइडियोलॉजिकल इन एवरी डिसीजन। क्योंकि मिसाल देता हूँ, ईरान इराक जंग के अंदर भी इसराइल से भी असिस्टेंस ली थी ईरान ने, काफ़ी ज़्यादा मिलियंस ऑफ डॉलर्स लिए थे अगेंस्ट सदाम हुसैन। तो यहाँ पर भी अगर हम ये अस्यूम कर रहे हैं कि ईरान अपने बेनिफिट के अगेंस्ट जा रहा है, वो कोई रैशनैलिटी, मंतक या दलील नहीं देख रहा, तो ये वाकई प्रैग्मेटिज्म से बिल्कुल खाली हो चुका है उनका जो इंटरनेशनल कंसेप्शन है वॉर की, या फिर हम इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? जी मुज़म्मिल, जस्ट बिफोर आई रिस्पॉन्ड, हमारे दोस्त ने कहा कि एमओयू जो होता है वो नॉमेनक्लेचर में क्या होता है। जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जितने भी अगर एग्रीमेंट भी हो जाएं और अगर वो बाइंडिंग भी हो जाएं, यूएन रेजोल्यूशन भी पास हो जाए, फिर भी अगर स्टेट्स उसको इम्प्लीमेंट ना करना चाहें तो वो नहीं होती। इट्स ऑल अबाउट इंटेंशंस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू इज कि जब एक प्रेसिडेंट किसी चीज़ पे साइन करता है तो वो उसकी इंटेंशन का इजहार होता है, वो उन टर्म्स को एग्री करता है ताकि वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर आगे बढ़े और वो किसी एग्रीमेंट में चले जाएं। एमओयू इसलिए साइन नहीं किया जाता कि आप उसकी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो नॉन बाइंडिंग है, तो फिर फायदा क्या है? 4 महीने हम क्या करते रहे? मुज़ाकरात करने के बाद एक एमओयू लेकर आए हैं जिसको वो दिखा रहे हैं, तो फिर अगर वो बाइंडिंग ही नहीं है तो फिर तो वी हैव बीन वेस्टिंग आवर टाइम। फेस वैल्यू पे तो बाइंडिंग है, फेस वैल्यू की बात कर लें, इस बाइंडिंग एंड आल्सो इवन अगर वो एग्रीमेंट हो जाए जिसका जिक्र हमारे दोस्त कर रहे हैं, वो अगर जिस तरह आपने कहा अगर स्टेट्स उसको फॉलो ना करना चाहें तो इवन एग्रीमेंट को भी फॉलो नहीं करेंगी। वो तो यूएन रेजोल्यूशंस आपने देख ली हैं, यूएन की इसराइल पे पड़ी हैं, अब हमारे कश्मीर पे पड़ी हैं, वो फॉलो नहीं करेंगे तो कोई भी ना करे। वो तो फिर दुनिया में 2 किस्म की स्टेट्स होती हैं, एज एज स्टूडेंट डिप्लोमेसी में बताऊं आपको कि एक तो होती हैं नेशन स्टेट्स जो कि यूएन चार्टर को फॉलो करती हैं, वो एग्रीमेंट्स को फॉलो करती हैं। एक होती हैं रोग स्टेट्स। रोग स्टेट्स डोंट फॉलो एनीथिंग।
अच्छा। अब पॉइंट्स पे आता हूं मैं आपके प्रैग्मेटिज्म और उसके ऊपर। देखिए मुज़म्मिल, वैसे वैसे obviously, वैसे एनपीटी साइन किया हुआ है ईरान ने, आप रोग स्टेट कह रहे हैं। हाँ। जी, सही सही कह रहे हैं आप। तो मैं आपको ये कहना चाहूँ, देखिए हम ये समझते हैं कि देखिए पाकिस्तान की पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर आप बात करेंगे तो देखिए पाकिस्तान की एक सिंसियर एफर्ट्स थी कि इस मसले का हल जो है वो मुज़ाकरात के जरिए इसको सेटल किया जाए। मेरी नज़र में पाकिस्तान की एफर्ट्स के नतीजे में जो एमओयू आया, इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। मैं समझता हूँ कि वो एक रोड मैप है दैट रियली, कुछ लोग उसको कह रहे हैं मुज़म्मिल गोल्डन ब्रिज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, यानी अगर आप उसको फॉलो करें, उसके टर्म्स को देखें, तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात हो रही है। तो ऑब्वियसली जब आप कहते हैं कि उसको क्यों वो बालाए ताक रख के करेंगे, तो ये एक बैफलिंग है। मैं ऑनेस्टली, मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, मैं कुछ चीजों के बारे में अपनी ओपिनियन ड्रॉ कर सकता हूं, लेकिन यहाँ पे मैं भी कास्टर हूँ। रादर आई वुड लाइक टू आस्क ऑल द अदर्स, बिकॉज मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि ये क्यों आप एक अंग्रेजी में कहते हैं पेनी वाइज पाउंड फुलिश, यानी अगर आप ना हुर्मुज को चोक करेंगे, वहां पे आपको क्या मिल जाएगा? देखिए एज अ वॉर स्ट्रेटजी यू कैन यूज इट। अगर आप समझते हैं कि जंग के दौरान आप उसको चोक कर रहे हैं जस्ट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, चले वो आप, मेरी नजर में वो भी जस्टिफाइबल नहीं है, चाहे अमेरिकन ब्लॉकेड हो या इरानियन की तरफ से हो। इंटरनेशनल वाटर, एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इट इज इंश्राइंड, द राइट ऑफ नेविगेशन इज इंश्राइंड इन इंटरनेशनल लॉ। तो अगर आप लीग ऑफ नेशंस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको तो इंटरनेशनल लॉ के उन कन्वेंशंस को फॉलो करना है। लेकिन अगर आपने कहीं किसी तौर पर उसको स्ट्रेटजी ऑफ वॉर यूज किया है, तो अब तो हम वॉर से निकल के एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे थे। तो हमें तो चाहिए था कि अगर खुदा ना खास्ता, जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ वायलेशंस भी हैं कुछ चीजों में, कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ एरिया में वहां पे माइंस हैं, वो समझते हैं कि वहां पे शिप्स ना आए, तो ठीक है। उन्होंने 1 महीने का वक्त मांगा ना, उन्होंने कहा कि माइंस हम हटा लेंगे एक महीने के अंदर अंदर। जी जी, तो वही, ये जो 60 डेज दिए गए थे इसीलिए दिए गए थे। और प्लस ये जो वहां पे अगर आपने मामले को हल करना है तो देयर आर मेनी वेज, यू डोंट हैव टू गो टू द लास्ट ऑप्शन टू अटैक। यानी आप फोन उठा सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, कतर से तो कर सकते हैं ना। चले अमेरिका से आपका अगर गल्फ ऑफ ट्रस्ट है तो कतर से तो हो सकती थी बात, अगर उनकी शिप आ रही थी एक ऐसे रूट पे जो आपको समझता है यहाँ नहीं आनी चाहिए, तो आपकी उनके साथ एक इतनी गुडविल तो है। यू जस्ट मेट देयर प्राइम मिनिस्टर, यानी कतर के प्राइम मिनिस्टर तो स्विट्जरलैंड में खुद आए हुए थे वहां पे जब वो मुलाकातें हो रही थी, तो वो उनसे बात कर सकते थे। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा नादानिशमंदाना इक़दाम था। देखिए आई डोंट वांट टू साउंड इमोशनल, बट मैं समझता हूँ इस इलाके की प्रॉस्पेरिटी, अमन के लिए जरूरी है कि इस एमओयू की पासदारी की जाए। ये इस खित्ते के लिए जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है, दुनिया के इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए जरूरी है। और अगर कहीं ना कहीं थोड़ा हमको दिल बड़ा करके उसको बर्दाश्त भी करना पड़े तो कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि हम जंग की तरफ जाएं। और अगर ग्रीवेंसेस हैं भी, आपका जो क्रक्स है गुफ्तगू का वो ये है, तो उसको डील डिप्लोमेटिकली करना चाहिए, मिलिटरीली नहीं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अमेरिका ईरान मुज़ाकरा, हमारी गुफ्तगू जारी है। इस पे फैज़ साहब, अगर रेट्रोस्पेक्ट में देखें इस जंग को, इसका जो आगाज़ किया गया, ये वही जैसे रूजवेल्ट ने एक दौर में पीस विदाउट वॉर का नारा लगाया, इलेक्ट हो गया, बाद में जंग पे चले गए। डोनाल्ड ट्रंप भी सबसे बड़े प्रोपोनेंट थे जंगें ख़त्म करने के और बूट्स ऑन द ग्राउंड्स ना लेके जाने के, अमेरिकन एक्सपेंशनिज़म के ख़िलाफ़। लोग उनको जेम्स मनरो से कंपेयर करते थे कि यह आइसोलेशनिज़म की पॉलिसी लेकर आएंगे। हो गया उसके ऑपोजिट। और अगर ईरानियन रजीम की बात करें, इस साल के आगाज़ में जनवरी में प्रोटेस्ट होता है, उनके ऑफिशियल फिगर कहते हैं कि 3000 कैजुअल्टीज़ हो गई थी, जो कि ईरान में जो जंग में कैजुअल्टी हुई उससे भी ज़्यादा हैं। अनऑफिशियल फिगर कहते हैं 5 से 6000। वहाँ से लेके अब तक जब आयतुल्ला साहब के ये हमने देखा है जो इज्तिमा हुआ है, उसमें लाखों लोग टर्न अप करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी उस पर हैरान हो जाते हैं। तो इस इनिशिएटिव ने तो रजीम को और पॉपुलर कर दिया। डू यू एग्री? जी देखिए, बज़मीन बात यही है, जैसे ज़ाहिर है हमने तमाम वजूहात पर गौर करने की कोशिश की, लेकिन एक इंग्लिश का एक मुहावरा है, बायर्स रिमोर्स। यानी जब आप एक खरीदार को खरीदने के बाद ये अफसोस होता है, यार ये मैंने कालीन जो है
बजाय 10,000 के मैं इसको 5,000 में भी खरीद सकता था। तो ये एक मैं समझता हूँ कि ये एमओयू साइन करने के बाद दोनों तरफ से एक बायर्स रिमोर्स भी था। ईरानियों का शायद ये ख्याल था कि हम इससे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस हासिल कर सकते थे, क्योंकि हम ज़्यादा मजबूती से हमने खड़े रहकर इस्तिकामत दिखाई है, हमारी कौम हमारे साथ है। और फिर आप ये देखिए जो वाक़या हुआ है ये उस दौरान हुआ जबकि जैसा अभी खुद आपने फरमाया कि लाखों नहीं, मिलियंस ऑफ लोग, गालिबन करोड़ों में बात बनती है उन लोगों की जो कि वहाँ शरीक हुए उनके जनाजे में। जी। तो एक बहुत बड़ा एक बूस्ट था वहाँ की लीडरशिप के लिए। लेकिन देखिए अफसोस की बात यह है, हम ये कहते हैं कि नेशंस जो हैं या इंसान एक रैशनल ह्यूमन बीइंग है, लेकिन वी डोंट ऑलवेज एक्ट इन आवर इंटरेस्ट, इन आवर गुड इंटरेस्ट एक्चुअली, और नेशंस डू द सेम, कि हम लोग बहुत गलतियां करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो जाहिर है इतने बड़े बड़े जो कॉन्फ्लिक्ट्स आप देख रहे हैं दुनिया में जिसमें मिलियंस एंड मिलियंस लोग हलाक हो चुके हैं अब तक और पूरी तारीख उसकी गवाह है, तो ऐसा नहीं होता। ईरान में इस वक्त मैं ये समझता हूँ, अब जाहिर है कि मैं बहुत दूर बैठा हूँ, मैं वहाँ तेहरान में नहीं बैठा, लेकिन एक एको चैम्बर बना हुआ है और एक क्लोज्ड एक सर्किट है जहां डिसीजन मेकिंग हो रही है, और उनके नजदीक यही है कि किस तरह से वही एक बातें जो उनको सुनाई दे रही हैं वो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। और मैं नहीं समझता कि वहां जो एक वाइडर एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है इस कॉन्फ्लिक्ट की, खुसूसन जो ग्राउंड रियलिटीज हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ये मामला सही तरफ जाता है तो ईरान को इसमें बेपनाह वो फायदा होगा। और दूसरी तरफ भी ये एक बहुत बड़ा एक कंसर्न है मिडल ईस्ट में भी और अमेरिका में भी कि अगर वाकई हमने ईरान को ये सब कुछ दे दिया जो कि एमओयू में शामिल है, तो ईरान विल बिकम अ मेजर रीजनल पावर। ठीक है। अच्छा, उसमें जो यहाँ के जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं, पंडित्स हैं, गालिबन आपने भी नाम सुना होगा और उनको वॉइस फॉलो भी कर रहे हैं, रॉबर्ट पेप, जो कि मुसलसल एक बात कह रहे हैं कि शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, बड़ी किताबें लिखी हैं, वो ये बात बार बार ये कह रहे हैं कि ईरान विल इमर्ज एज द फोर्थ पावर इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस। अच्छा, अब देखिए ये इसमें कुछ थोड़ी बहुत हमको वो एक विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट भी इन चीज़ों को लेना चाहिए। उसमें यह कि ये सारे जो पंडित्स अचानक सामने आ जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं से लाइन ले रहे होते हैं, और उनमें अच्छा। बाज लोगों के जो बैकग्राउंड्स हैं डुबियस होते हैं, बाज ये भी काम करते हैं मतलब कि फरीक वॉशिंगटन को में बैठ चढ़ा- के भी तेहरान से लाइन ली जा सकती है? तेहरान से नहीं, अच्छा। यहाँ से। अच्छा, सही। जो ये देखिए दूसरे फरीक को ऐसा चढ़ाया जा रहा है, उसको वो मंजरनामा उसके लिए पेश किया जा रहा है कि ताकि वो उसमें उलझ कर या उस पर यकीन कर कर गलतियां करें और फिर हम उन गलतियों का फायदा उठाएं। तो मैं पॉइंट समझता आ हूं कि ईरान भी शायद जो है उस ट्रैप में फंसा है। ठीक। बहुत ज्यादा ब्रावाडो दिखाया जा रहा है जो कि सही। ग्राउंड रियलिटीज के बरअक्स है, सही। और खुसूसन जो पाकिस्तान और रीजनल जो पावर्स वहां उनको समझाने की कोशिश कर रही हैं, सही। लगता यह है कि वो दैट मैसेज इज नॉट गेटिंग सही, वो पंचिंग अबव इट्स वेट वाली बात है। आपकी बात का मतलब ये है। मेरे पास आखिरी मिनट है आमिर साहब, तो अगर हम वर्स्ट केस सिनेरियो में, वैसे तो गॉड फॉरबिड ऐसा होना नहीं चाहिए, अगर हो जाए कि जंग रिज्यूम हो जाती है, पाकिस्तान का या दूसरी मिडल पावर्स का क्या लेवरेज है मज़ीद अब इस हॉस्टिलिटी को, जो दोबारा से एक न्यू फाउंड कह सकते हैं, इसको रुकवाने के लिए? डू यू थिंक दैट दे आर स्टिल इफेक्टिव इनफ के वो कायल कर लें ईरान को, या फिर जो ग्रीवेंसेस हैं वो बहुत बढ़ चुके हैं क्योंकि वो कह रहे हैं वायलेशंस कर रहा है अमेरिका? जी मुजम्मिल, देखें ग्रीवेंसेस हैं, डिस्ट्रस्ट बहुत ज्यादा है, बहुत डीप है। मैं समझता हूं कि अभी हम उस सिचुएशन पे नहीं पहुंचेंगे जिस पे कंप्लीट एक पीस कायम होगा इस जगह पे, क्योंकि इसराइल के ऑब्जेक्टिव्स इससे बहुत ज्यादा हैं और अमेरिका को भी चाहता है कि एक नोशन ऑफ विक्ट्री मिले। तो मेरे पर्सनल ये टेक ये है कि ये नो वॉर नो पीस वाली सिचुएशन चलेगी, और जिसमें ज्यादा आई वुड से कि वेट ये होगा कि वॉर वाला एलिमेंट ज्यादा होगा, अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी, और मे बी के इंस्टेबिलिटी की भी ज्यादा होगी, और थोड़ा बहुत ये जो एक अटैक वाले एलिमेंट्स हैं ये चलेंगे। आई डोंट फोरसी कंप्लीट पीस इन नियर फ्यूचर। दिस इज माय टेक ऑन दिस थिंग। सही, ठीक है, ठीक है। ये जो नो पीस नो वॉर वाली चीज़ है, बिल्कुल एक ग्रे एरिया है जिसके अंदर ये अब रियलिटी एग्जिस्ट कर रही है कि एमओयू की जो शराइत है उन पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा, फुल स्केल वॉर भी नहीं हो रही, लेकिन देखना यह है कि यहाँ से मामला कैसे आगे जाते हैं। वक्त ख़त्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया जावेद मलिक, आमिर मसूद साहब, फैज़ रहमान साहब मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।